आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है और कहाँ भी होती है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। What is cellular respiration? Cellular respiration is a process that break down glucose to produce energy. सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है कि किस तरह से ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर और हमें एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और लिपिड्स होते हैं, और हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो ग्लूकोज से लेती है। तो ग्लूकोज किस तरह से बॉडी में ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी देता है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन और लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है, उनकी ब्रेक डाउन है, उसका प्रोसेस अलग होता है, और जो ग्लूकोज है उसके ब्रेक डाउन को हम बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन को एक और तरीके से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। उसमें ये है कि प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन को बेसिकली रेस्पिरेशन कहने के रीज़न ये है कि ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एक तो हम खाना खाते हैं जिससे हमें बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, और हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे हर सेल में जाती है, और सेल में जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है उसी दौरान ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और एटीपी हमें मिलता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड 30 to 32 नेट एटीपी। हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 30 से 32 एटीपी प्रोवाइड करता है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए। और सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सबसे पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो नंबर 1 स्टेप होता है, जो स्टार्ट होता है ग्लूकोज से। उसके बाद जो इसका प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस का, वो एंटर हो जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल इज़ द सेकंड स्टेप, एंड द लास्ट स्टेप इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस को, और क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों प्रोसेस सेल में कहाँ टेक प्लेस होते हैं। सबसे पहले ये कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है, ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्यों यूज़ होता है? एटीपी रिक्वायर होता है मैनी रिएक्शन इन द बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे एटीपी की वजह से होते हैं, बिकॉज एटीपी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ही है जिसकी वजह से आप अलाइव हैं, एनर्जी ही आपको ज़िंदा रखती है। तो एटीपी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। स्टार्ट में जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस शुरू होता है ना, तो हमें इनपुट के तौर पे एटीपी पहले से देने पड़ते हैं, और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को स्टार्ट होने में, और एक NADH का मॉलिक्यूल यूज़ होता है। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ना वो बेसिकली होता साइटोप्लाज्म के अंदर है, साइटोसोल में, और एटीपी ग्लाइकोलिसिस के जितने भी एंजाइम है ना वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें ग्लूकोज जो है ना वो चेंज हो जाता है पायरावेट के अंदर। पायरावेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, और ये वाला पायरावेट फर्दर चेंज हो जाता है एसिटाइल को ए में, जो कि एक छोटा सा स्टेप है क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में। जो क्रेब्स साइकिल है, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे ये जो प्लेस है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, और ये एनर्जी के जितने भी रिएक्शन है वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल इज़ द सेकंड स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, वो कहाँ पे होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है, जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान जो है ना ऑक्सीजन यूज़ होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है और इसमें चेंजेस अभी तक आती रहती हैं। एक एटी जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ना, उसमें हमें जो नेट टोटल एटीपी मिलते हैं, एंड प्रोडक्ट जो मिलता है, वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें 30 से 32 एटीपी प्रोवाइड कर देता है। 30 से 32 एटीपी, और एक एटीपी जो होता है ना वो इक्वल होता है 7.9 कैलोरीज़ के, किलो कैलोरीज। और आपको पता है कि फॉर फीमेल्स लाइव रहने के लिए एक दिन में फॉर फीमेल्स शी नीड्स ऑलमोस्ट 1200 कैलोरीज, और मेल्स में 2000 कैलोरीज रिक्वायर होती हैं। बॉडी वेट और पे भी डिपेंड करती हैं कैलोरीज, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 1200 कैलोरीज फीमेल में और 2000 कैलोरीज मेल में। और आपको एक एटीपी, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 30 से 32 एटीपी देता है, मींस 227 कैलोरीज एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड कर देता है। ग्लाइकोलिसिस के कुछ बेसिक स्टेप हैं जो मैंने लिखे हैं। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है पूरे प्रोसेस में, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है पायरावेट के अंदर। प्रोसेस शुरू ग्लूकोज से होता है और एंड हो जाता है पायरावेट के ऊपर। इसमें बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम अभी देखेंगे। कहाँ टेक प्लेस होता है? ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ऑक्सीजन के बगैर भी हो जाता है। और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिज्म में होता है। वो ऑर्गेनिज़म जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो ऑर्गेनिज़म जिन्हें जो ऑक्सीजन जिनके पास नहीं होती, दोनों ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। टेक प्लेस इन बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस जो स्टार्ट होता है तो उसको 2 एटीपी चाहिए होते हैं और एक NADH चाहिए होता है। और ग्लाइकोलिसिस के एंड पे हमें नेट एटीपी जो मिलते हैं, वैसे 4 प्रोड्यूस भी होते हैं, लेकिन नेट एटीपी जो होते हैं वो 2 एटीपी होते हैं जो हमें मिलते हैं। ये हम बाद में देखेंगे। हम आ जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस पे। ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है। सबसे पहले ग्लूकोज है। ग्लूकोज ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन एटम। ग्लूकोज जो है सबसे पहले एक एटीपी जो पहले से आप सेल जो है ना वो प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज को चेंज कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एटीपी से एडीपी कैसे बनता है वो इस स्लाइड में है। एटीपी बेसिकली इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक शुगर अटैच है, एक अमाइनो एसिड अटैच है और 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। जब एटीपी एडीपी में चेंज होगा तो क्या होगा कि एक फॉस्फेट साइड पे आ जाएगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर, जिसे कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट का एटम जो है ना वो रिमूव हो गया। और उसके बाद जब एडीपी अगेन चेंज होता है एटीपी में, ये वाला एडीपी एक फॉस्फेट लेगा, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। जो एडीपी से एटीपी बनता है ना बॉडी के अंदर, एनर्जी जो बनती है, उस एनर्जी जो है वो बॉडी कहाँ से लेती है? वो वाली एनर्जी फिर बॉडी लेती है फूड से। हमें फूड से एनर्जी मिलती है। एडीपी फूड से एनर्जी ऑब्जर्व करता है और एटीपी बना देता है। तो ग्लूकोज चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है ना वो यूज़ होगा। ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है जो आपके साइटोप्लाज्म में पहले से प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ना वो चेंज कर देता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। काइनेज एंजाइम जो होते हैं वो यूज़ होते हैं फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। मीन कि इसके अंदर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ग्लूकोज का, ग्लूकोज से वो फ्रुक्टोज में चेंज हो गया है। इसको कौन करेगा? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमरेज ऑफ ईच अदर। ग्लूकोज आल्सो है 6 एटम्स, 6 कार्बन्स, एंड फ्रुक्टोज आल्सो है 6 कार्बन। इसमें एल्डो ग्रुप होता है और इसमें कीटो ग्रुप होता है। ग्रुप जो है वो चेंज हो गया जिसकी वजह से ग्लूकोज चेंज हो गया फ्रुक्टोज में। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट।
यहाँ पे कार्बन 6 के ऊपर फॉस्फेट ऐड हुआ था, अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए हैं, एक 6 कार्बन पे और एक 1 कार्बन पे। इसको हम स्ट्रक्चरली भी देखते हैं। अभी सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है उसको एल्डोलेज एंजाइम चेंज कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा फ्रुक्टोज 1,6 की बिस फॉस्फेट की ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये 3 कार्बन का एटम है एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 2 एटम में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट चेंज हो जाएगा। ये दोनों ही 3 कार्बन एटम है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ना, ये दोबारा से चेंज हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3-3 कार्बन के। इसको करेगा आइसोमरेज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद क्या होगा, 2 NAD जो है ना एटम आएंगे और 2 हाइड्रोजन के एटम, इसको NAD जो है वो चेंज हो जाएगा NADH में और हमारे पास आ जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना, बेसिकली इसको हमने याद रखना है कि ये 3 कार्बन का जो है ना वो मॉलिक्यूल है। फ्रुक्टोज हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल का था, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है लेकिन इसके 2 एटम हैं। फिर बिस फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की हेल्प से चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। आप देखें जहाँ पर भी ATP बनता है या ATP ब्रेक होता है वहाँ पे काइनेज एंजाइम यूज़ होता है, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम। 2 ATP थे वो चेंज से बन गया 2 ADP से बन गया 2 ATP, यानी कि इसका एक जो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप था वो रिमूव हो गया क्योंकि बाई बिस फॉस्फोग्लिसरेट के हमारे पास दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गए। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो चेंज हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है और वो चेंज किसने किया, म्यूटेज एंजाइम ने। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो गया है फॉस्फोइनोल पायरावेट में। इनोल एंजाइम ने क्या किया, वाटर को हाइड्रोलाइज किया, वाटर को यहाँ से रिलीज़ किया और वो चेंज हो गया फॉस्फोइनोल पायरावेट में। फॉस्फोइनोल पायरावेट अगेन काइनेज एंजाइम आएगा, इसके बाद जो भी फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिलीज़ करके ADP से बना देगा ATP और हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है ना वो पायरावेट की आ गई है। पायरावेट के यहाँ पे 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल हैं। पायरावेट एक नहीं है, 2 पायरावेट के जो है ना वो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे और हमारे पास 2 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, 2 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। तो टोटल कितने ATP प्रोड्यूस हुए, टोटल 4 ATP प्रोड्यूस हुए, लेकिन 2 ATP यहाँ पे, ये देखें एक यहाँ पे यूज़ हुआ था, एक यहाँ पे यूज़ हुआ था। तो नेट ATP हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस के रिज़ल्ट में आते हैं वो होते हैं 2 ATP। आगे ये स्ट्रक्चरली यहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहले आप देखें ग्लूकोज है, दिस इज़ अ 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज बना, ATP यूज़ हुआ, ADP प्लस फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे जाके यहाँ पे इसका फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, इसलिए हमने इसको कह दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। उसके बाद हमने कह दिया ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम आया, ये एल्डिहाइड ग्रुप था, उसने इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को चेंज कर दिया कीटो ग्रुप में। नंबर ऑफ़ कार्बन सेम है, फॉस्फेट की पोजीशन सेम है, बस इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो ग्लूकोज से वो फ्रुक्टोज में चेंज हो गया है। उसके बाद हमारे पास एंजाइम आता है, अगेन काइनेज एंजाइम आता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद दोबारा काइनेज एंजाइम क्या करेगा कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा, तो हमारे पास बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट के एटम एक कार्बन नंबर 1 पे और एक कार्बन नंबर 6 के ऊपर ऐड हो गए हैं। उसके बाद आपके पास एल्डोलेज एंजाइम आएगा जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को चेंज कर देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं।
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अगेन चेंज हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरल्डिहाइड 2 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगेन चेंज हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से ये अपने जो है ना वो हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, NAD चेंज हो जाएगा NADH में। उसके बाद 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। काइनेज एंजाइम आएगा, अगेन ADP चेंज हो जाएगा ATP में। यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे और वो चेंज हो जाएगा 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मीन्स के जो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप था वो रिलीज़ हो गया है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से चेंज हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरावेट में। फॉस्फोइनोल पायरावेट अगेन ATP रिलीज़ करेगा, और किसकी हेल्प से? काइनेज एंजाइम की हेल्प से, और ये पायरावेट में चेंज हो जाएगा और हमारे पास पायरावेट ATP का एंड प्रोडक्ट है। उसके बाद ये TCA साइकिल में चेंज हो जाएगा, जिसे हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, और उसके बाद जो फर्दर रिएक्शन है ना वो शुरू हो जाएगा। वो रिएक्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो कैसे होती है।